तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में नया चैप्टर हम लोग, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है आपके पास, जहां से शुरुआत होने जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हेलो एल्केन हेलो अरीन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपके सिलेबस का पोर्शन, जिसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ध्यान रहे कि अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई वाले हैं, कुछ आईएससी वाले हैं। तो इस चैप्टर में एक होती है प्रिपरेशन, और वो प्रिपरेशन किसकी होगी, हेलो एल्केन की और हेलो अरीन्स दोनों की। तो अपने पास जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वालों को प्रिपरेशन नहीं करनी है, और जो आईएससी बोर्ड है आईएससी वालों को प्रिपरेशन करनी है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आईएससी के सिलेबस में प्रिपरेशन है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में प्रिपरेशन नहीं है। तो आप लोग अपना उस पर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। प्रिपरेशन नहीं आएगा, सीबीएसई के सिलेबस से बाहर है प्रिपरेशन, बट आईएससी के सिलेबस में है। शॉर्ट्स रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जो कि एक नेम रिएक्शन था, फिर वहां पर फिंकलस्टीन थी, तो ये प्रिपरेशन के पार्ट में होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नेम रिएक्शन आपको कह दे तो आप नेम रिएक्शन में फिंकलस्टीन शॉर्ट्स भी रखने लग जाओ, क्योंकि अब क्या होता है आजकल बच्चे नेम रिएक्शन में चैप्टर वाइज तो करते नहीं। गूगल पे सारा डेटा अपने पास प्रेजेंट है, वो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और 12th की सारी नेम रिएक्शन जो है वो रटना शुरू कर देते हैं। पर उनमें से कुछ नेम रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि इस चैप्टर में प्रिपरेशन में यूज होती है, जिनमें से दो का मैंने भी नाम लिया। तो आप लोग ध्यान रखना कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो सीबीएसई वाले उसको ना करें। चलो अब आपके चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन है, पहले तो आपको ध्यान रहे कि दो पार्ट में हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन के बाद किसकी बारी आएगी यहाँ पर, हेलो अरीन्स की। तो पहले हेलो एल्केन निपटा के चलेंगे, फिर उसके बाद हेलो अरीन्स को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखो, इंट्रोडक्शन में जहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई पहले अब आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, हेलो एल्केन और ये हेलो अरीन है क्या। हमारे पास होता क्या है कि जो भी आप एल्केन लेकर के चलोगे, अगर मैं एल्केन मॉलिक्यूल की बात करूं, एल्केन मॉलिक्यूल जैसे आपके पास हो सकता है कि कोई CH4 रहा हो, ठीक है। ये CH4 जो है इसको क्या कहते हो आप लोग, इसको मीथेन कहते हो। हमें क्या करना है, हमें कार्बन का एक बॉन्ड यहां से तोड़ना है, ठीक है। कार्बन का एक बॉन्ड यहां पर तोड़ेंगे, किसके साथ तोड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ। और आप कह दो कि यहां पे हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन की जगह आकर के कौन लग गया, यहां पर एक हैलोजन लग गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, अब ये मेरे पास बन गया एक हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन में क्या करा आपने, कार्बन का जो एक बॉन्ड था वो खाली करा, और उस बॉन्ड को खाली करने के बाद हाइड्रोजन की जगह उसने क्या लगा दिया, ला करके हैलोजन लगा। तो इसलिए इसका नाम होता है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब यहाँ पे हैलोजन, और एल्केन क्यों यूज करा है यहाँ पर, क्योंकि ये पहले आपके पास एल्केन डेरिवेटिव या फिर एक एल्केन चेन, ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन किया है। तो एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स को यूज करके क्या बनाई जाती है, अपने पास हेलो एल्केन बनाई जाती है। सिमिलरली आपके पास क्या होते हैं, दूसरे होते हैं अपने पास हेलो अरीन्स, ठीक है। अब हेलो अरीन्स कैसे बनेंगे, देखो हेलो अरीन्स बनाने के लिए अगर मैं आपके पास बात करूं तो हेलो अरीन्स में क्या होगा, जैसे कि ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी है। मैं कह रहा हूं आप एक हाइड्रोजन खाली करो, एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ और उसकी जगह ला करके लगा दो यहां पर एक हेलोजन, ठीक है। इसी बेंजीन से अगर आप डायरेक्टली कोई हेलोजन लगा दो तो ये आपके पास हेलो बेंजीन बन गई, हेलो बेंजीन। अब हेलो बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ हेलो अरीन। जैसे क्लोरीन होता तो इसका नाम क्या हो जाता अपने पास, क्लोरोबेंजीन हो जाता, ठीक है। तो आपके पास हेलो अरीन होता है। तो सिर्फ यही हेलो अरीन नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। तो आपके पास जो एरीन्स होते हैं, मतलब जो हेलो अरीन्स होते हैं, हेलो अरीन्स को हम लोग कहां से डिराइव करेंगे, इनको हम लोग डिराइव करेंगे एराइल ग्रुप से, ठीक है। एराइल ग्रुप मतलब जैसे फिनाइल ग्रुप था, बेंजीन जो कि C6H5 होते हैं ना, बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, C6H6, ये आपके पास बेंजीन है। और वैसे हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास, अगर मैं इसका एक बॉन्ड खाली कर दूं यहां पर कार्बन का, तो अब ये क्या बचेगा, सिर्फ C6H5, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिनाइल ग्रुप, ये आपका फिनाइल ग्रुप है C6H5, ठीक है। इसके साथ अब आप यहां पे ला करके हेलोजन लगा दो तो कह देंगे कि भाई आपने क्या बना दी, आपने बना दी वहां पर हेलो अरीन। क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सारे के सारे एग्जांपल है हेलो अरीन्स के, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे भी रिएक्शन में लिखा हुआ है। अब रिएक्शन का क्या है कि रिएक्शन के ऊपर तो पूरा चैप्टर ही आपके पास रहेगा। रिएक्शन जो की रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको दोनों की पढ़नी है, हेलो एल्केन्स की भी पढ़नी है, हेलो अरीन्स की भी पढ़नी है। अब आ जाते हैं इसके कुछ यूजेस पे, जो कि आपके पास यहाँ पे यूजेस लिखे हुए हैं। यूजेस की अगर आप लोग बात करें तो यूजेस में आपके डेली लाइफ में यूज होता है, और मेनली अगर हम लोग देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लोग कई जगह यूज करते हो। आप अगर सोप उठा करके देखोगे, आप डिटर्जेंट्स उठा करके देखोगे, ये सारे के सारे जो आप डिटर्जेंट या सोप देख रहे हो, इन सबके अंदर अपने पास क्या होते हैं, इन सबके अंदर अपने पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वैसे ही हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स भी होती है जिनको कि आप बहुत सारी जगह यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, डेली लाइफ में ये यूज हुआ होगा पर शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने एक दवाई का नाम लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये जो क्लोरो, या देख लो यहाँ पे ये क्लोराफेनिकल जो लिखी हुई है, क्लोराफेनिकल, ये आपके पास एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि किसको ट्रीट करती है अपने पास, टाइफाइड फीवर को। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि यूजेस के ऊपर है, ऐसा नहीं है आपको ये नहीं सोचना है कि ये हमसे कौन पूछेगा, कुछ नहीं पता होता, एग्जाम में कुछ भी लिखने को आ सकता है, बट हमें पता होना चाहिए। तो अब आपके पास वैसे जब फीवर होता है तो मुझे बताओ फीवर को किससे ट्रीट किया जाता है, फीवर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, आप पैरासीटामोल ले लो, ठीक है, पैरासीटामोल का यूज किया जाता है किसको ट्रीट करने के लिए, अपने पास फीवर को ट्रीट करने के लिए। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है, कोई मेरे को बताएगा एंटीबायोटिक्स वैसे इसका मीनिंग क्या होती है, एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, एंटी बायो, अच्छा बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक, ये तो हम बहुत जगह देखते हो, आजकल वो भी आते हैं पीने के लिए, अरे पीने के लिए मतलब वो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स कहते हैं, हाँ प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, तो उनमें बायो वालों को तो पता ही होगा बायोटिक क्या होता है, बायोटिक बायो वाले बताएंगे, मैथ्स को तो चलो छोड़ो, मैथ्स वाले तो कच्चे होते हैं। बिल्कुल, बायोटिक का जो यहाँ पे यूज होता है बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, ठीक है, वैसे आपके पास ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, तो इसलिए हमारे पास प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स आती हैं। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि ऐसी दवाइयां जो कि आपके पास बैक्टीरियल, किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण, टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होता है, इसलिए पैरासिटामोल जो कि बुखार को उतारती है वो काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको टाइफाइड को जड़ से खत्म करना है, तो इसलिए क्या यूज करना पड़ेगा, आपको एक एंटीबायोटिक लगाना पड़ेगा। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन आता है, अगर आपने देखा होगा नॉर्मली आपका गला खराब हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एजिथ्रोमाइसिन ही वहां पे सजेस्ट करते हैं, एमॉक्सिलिन आती है वहां पे, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो वैसे अपने पास एक ये भी है, फिर यहाँ पे देखो थायरॉक्सिन लिखी हुई है। अब थायरॉक्सिन के अपने पास, थायरॉक्सिन को अगर आप देखोगे तो ये ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी वैसे थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, पर जिन लोगों को थायराइड की एक बार दिक्कत हो जाती है वो क्या करते हैं, उनको फिर ये बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है, तो ये आती है अपने पास, इसके डोजेज आती है 35 mg आता है, 50 आता है, 75 आता है, 100 mg आता है, तो कई सारे आपको ब्रांड दिख जाएंगे जो अपने पास ये दवाई बेचते हैं। फिर यहाँ पर ये क्लोरोक्विन आपको दिख रहा है, इसका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, आज से 4 साल पहले, 4-5 साल पहले बहुत फेमस हो गया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, यहाँ पे क्लोरोक्विन लिखा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी होता है, तो ये बहुत फेमस था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। कोई जानता है क्यों हुआ था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन? कोविड टाइम पे हो गया था, कोविड टाइम पे। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, वैसे अगर मलेरिया हो तो मलेरिया में दवाई दी जाती है। हुआ क्या कि उस समय लोगों को बस ये था कि यार मेरे को किसी तरीके से कोविड से बचना है, कोरोना से बचना है, तो लोगों ने क्या करा, अपने घर में ना स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया इसका, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, जबकि ये मलेरियल ड्रग है, ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता था, ना कि कोविड को। कोविड में डॉक्टर्स ने नॉर्मली अपना जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है वही दी थी उन्होंने, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे रहे थे वो, उसके साथ वो कह रहे थे आप पैरासिटामोल खाओ। किसी भी डॉक्टर ने कोई भी आपको इस तरीके का ड्रग सजेस्ट नहीं किया था जैसे क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, बट उसके बाद भी लोग क्या कर रहे थे, इसको अपने पास वहां पर ले जा करके स्टोर करने लगे थे। हेलोइथिन यहाँ पर दे रखी है जो कि एनेस्थेटिक होता है अपने पास। तो ये कुछ आपके पास क्या है, कुछ अपने पास एग्जांपल्स हैं जो कि डेली लाइफ में अब तक आप लोगों ने यूज करे। टाइफाइड बहुत एक कॉमन फीवर होता है जो कि लाइफ में कम से कम एक बार तो सभी को हुआ होता है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी होती है हर किसी को। मलेरिया जो होता है, मलेरियल इन्फेक्शंस अब इतने नहीं होते, पहले हुआ करते थे मलेरिया, पर उससे ज्यादा जो है वो आपको टाइफाइड जो है हर जगह देखने को मिलेगा। बाकी इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा है। अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट में जैसा आप यहाँ पे देखोगे, सिग्निफिकेंट इशू विद दीस कंपाउंड्स इज देयर परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट। परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट का मतलब आप लोग समझते हो, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है एक ही जगह पर बने रहना, ठीक है। एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन इनका इतना इजीली नहीं होता है, इतना इजीली नहीं किया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर टाइम क्या रहती है, आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हीं के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही काम इनको ब्रेक डाउन करने का भी है, बट इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय चाहिए होता है, इसलिए आपके पास ये क्या करेंगे, इनकी जो डिस्पोजल की हमारे पास प्रॉब्लम है वो हमेशा ही बनी रहती है। अब शुरू करते हैं आपके पास इस चैप्टर में मेन पार्ट जो कि रहेगा सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन में पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको भी पता होगा कि हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में,
एक तो होते हैं एलिफेटिक और दूसरे कौन से होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक कौन से होते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं या तो आपको वो स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन दिख जाएंगे, ठीक है, साइक्लिक भी होते हैं। पर एरोमेटिक में क्या होता है? एरोमेटिक का रूल आप लोगों को याद है? एरोमेटिक में क्या कंडीशन होती थी अपने पास? एरोमेटिक कंपाउंड्स, सबसे पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये आपके पास हकल्स रूल को फॉलो करें। क्या करते थे अपने पास? ये हकल्स रूल को फॉलो करते थे। अगली चीज क्या होती थी? अगली चीज एरोमेटिसिटी के लिए बिल्कुल पहली बात तो आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लस साइक्लिक के साथ साथ एक कंडीशन और है कि प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अगर रूल तो फॉलो हो पर मॉलिक्यूल का प्लेनर होना बहुत जरूरी है और साइक्लिक भी हो। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। मैं यहां पर दो कंपाउंड्स आपके सामने लिखता हूं। जैसे ये दो कंपाउंड्स हैं, अब इनमें से पहला वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? ये जो पहला वाला कंपाउंड है इसका नाम क्या है अपने पास? ये साइक्लोहेक्सेन है। बट अगला वाला क्या है? बेंजीन। तो जो बेंजीन आप देख रहे हो ना, बेंजीन क्या है? बेंजीन आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन कैसा कंपाउंड हो गया अपने पास? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बट जो पहला वाला साइक्लोहेक्सेन है ना, ये सिर्फ कैसा कंपाउंड है अपने पास? ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड है। इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एरोमेटिक होगा वो साइक्लिक तो होगा ही होगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर साइक्लिक कंपाउंड या हर रिंग कंपाउंड अपने पास कैसा हो, एरोमेटिक। तो एलिफेटिक का ही दूसरा नाम क्या होता है? एलिफेटिक का ही दूसरा नाम ना एसाइक्लिक भी होता है, मतलब जो कंपाउंड साइक्लिक ना हो। तो एलिफेटिक का मतलब है कि जो आप स्ट्रेट चेन वाले पढ़ते हो, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या फिर जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं वो एलिफेटिक है। ये कैटेगरी बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव वाली कैटेगरी जाएगी आपके पास किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो सबसे पहला वाला शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। देखो अब आप लोग यहां पर समझना, पहले मैं एलिफेटिक से शुरू कर रहा हूं। ये आपके पास CH3X है, तो ये मीथेन रही होगी। मीथेन का आपने एक हाइड्रोजन हटाया, मिथाइल बना, मिथाइल के साथ यहां पे हाइड्रोजन लग गई। अब इसका वैसे एक बहुत नॉर्मल नेम है, इसका नॉर्मल नेम अपने पास क्या होना चाहिए? अगर मैं जनरल इसके नेम की बात करूं तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया अपने पास मिथाइल हैलाइड। क्या हो गया आपके पास? ये मिथाइल हैलाइड। इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं? एक ही हाइड्रोजन एटम तो लगा हुआ है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनो एल्काइल हैलाइड। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया आपके पास? मोनो एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में। तो ये मोनो हैलाइड है। ठीक है, ये वो एल्काइल हैलाइड है जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं जहां पर अपने पास दो लगे हो। ठीक है, जैसे ये हो गया आपके पास। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो गया मेरे पास डाई एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ध्यान रहे एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन नहीं लगे हैं। पहली बात तो आपके पास चेन में टोटल दो कार्बन है और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है। ठीक है, तो पहले वाला था मोनो और अगले वाला क्या है अपने पास यहाँ पर? डाई। ठीक है, अब अभी ये जो पूरा कंपैरिजन चल रहा है ये चल रहा है अपने पास एलिफेटिक के लिए। मैंने अभी इसमें कोई भी एरोमेटिक वाला एग्जांपल यूज नहीं किया। पहला हो गया आपके पास मोनो एल्काइल या मोनो एल्काइल है। ठीक है, दूसरा हो गया अपने पास डाई एल्काइल। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसी को ऐसे भी लिखा हुआ होता है मोनो हेलो एल्केन, और इसी को अपने पास ये भी लिखा हुआ होता है डाई हेलो एल्केन। अब ट्राई में क्या होगा? ट्राई में क्या होगा? ट्राई में मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 कार्बन की चेन आएगी और सभी के सभी कार्बन के साथ क्या क्या लगे हुए होंगे? यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आपको जो है वो लगा हुआ दिख जाएगा। ये आपके पास बन गया ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, या फिर ट्राई एल्काइल हैलाइड। अब आ जाते हैं आपके अरेंज वाले पार्ट पे, हेलो अरेंज। ठीक है, अब हेलो अरेंज को देख लेते हैं। हेलो अरेंज में क्या करना है? जो चीज आपने हेलो अरेंज के लिए करी है वही चीज आपको यहाँ पर हेलो अरेंज के लिए करनी है। अगर मेरे पास एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग का मतलब है जैसे आप यहाँ पे बेंजीन देख रहे हो, अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग आते हैं और इससे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगी हुई है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये मोनो हेलो रिंग है।
एक ही लगी हुई है तो मोनो हेलोअरीन, ये इनके नेमिंग में काम आता है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। फिर आपके पास दूसरे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर डाई हेलोअरीन हो सकती है। अभी मैं नेमिंग की कहीं पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक हो आईपीसी नोमेनक्लेचर ही रहेगा, तब वहां पर उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। और ये आपके पास ट्राई हेलोअरीन, ठीक है। तो ये होता है अपने पास क्लासिफिकेशन। ये था आपके पास क्लासिफिकेशन किसका, यहाँ पर हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स का, मोनो डाई एंड ट्राई, ठीक है। नेम अभी किसी के लिए लिखे हैं क्योंकि अभी हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं अब सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने जो पहला क्लासिफिकेशन किया है वो इस बात पे किया है कि कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आपके पास लगे हुए होंगे चेन में, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि किस बात पे डिपेंड करेगा, वो यहाँ पर इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो कार्बन है वो कार्बन की डिग्री यहाँ पर क्या है, ठीक है। डिग्री यहाँ पर अगर बोले तो देखो, डिग्री का मतलब है जैसे आप यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा हुआ देख रहे हो। अब ये क्या होता है, जिस भी कार्बन से हैलोजन लगी हुई है, जिस भी कार्बन से हैलोजन लगी हुई है, सबसे पहली बात तो ये हो गई आपकी फंक्शनल कार्बन, आपको बाकियों से मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चूज करनी है कि हमारे पास फंक्शनल कार्बन कौन सी है, तो ये आपकी हो गई फंक्शनल कार्बन। क्यों, क्योंकि ये आपके पास किससे लगी हुई है, डायरेक्टली यहाँ पर हैलोजन से। तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक। R डैश का मतलब यहाँ पर ये है एल्काइल ग्रुप, R डैश मतलब एल्काइल ग्रुप है। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने का भी हो सकता है, मतलब ये 1 2 3 4 की चेन हो सकती है। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो फंक्शनल कार्बन है आपकी, वो फंक्शनल कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है यहाँ पर, एक से। तो ये कौन सा डिग्री का बनेगा अल्काइल हैलाइड आपके पास, 1 डिग्री का। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इन्हीं को हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फिर आपके पास जिस कार्बन से हैलोजन लगी है, जिस कार्बन से हैलोजन लगी है वो डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, ये डायरेक्टली कितने अल्काइल है, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है यहाँ पर, 2 से। तो ये कौन सा डिग्री का अल्काइल हैलाइड बनाएंगे अपने पास, 2 डिग्री का। और उसके बाद जो तीसरा आता है अपने पास कि जिस कार्बन से हैलोजन लगी हुई थी वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है यहाँ पर, 3 से। तो ये बनेगा अपने पास टर्शियरी या फिर 3 डिग्री। एक और होता है यहाँ पे, वो कौन सा होता है, वो रहेगा मिथाइल। जैसे CH3X है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो आपका अल्काइल हैलाइड ही है। तो ये वैसे इसको हम लोग 1 डिग्री ही कहते हैं, ठीक है। इसको भी ना 1 डिग्री ही बोला जाता है, बट इसका ज्यादा बढ़िया नाम होता है अपने पास, इसको लेस देन 1 डिग्री कहना चाहिए, प्री प्राइमरी भी कह सकते हैं, या आप कह दो यहाँ पर ये क्या है अपने पास, ये है लेस देन 1 डिग्री, जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे मिथाइल हैलाइड जो लगी है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में आपको रूल समझ आया कि क्लासिफिकेशन में अभी आपको जो बता रहा हूँ, पहला वाला था नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे, दूसरा वाला है यहाँ पर डिग्री पे। ये वही डिग्री वाली चीज है जो आप लोगों ने कार्बोकेटाइन में पढ़ी थी, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री 3 डिग्री, सेम चीज यहाँ पर आ गई। जिस कार्बन से हैलोजन है वो अगर 1 से लगा हुआ है तो 1, 2 से लगा है तो 2 और 3 से लगा है तो 3। ध्यान रहे, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके बाद कितने भी लग जाए, मेरे को वो चीज नहीं देखनी है। एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर समझा दूंगा। आप यहाँ पर देखो कि आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप कौन है। अभी अगर इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपके पास ये जो हैलोजन है इसी को मेरे को फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। वैसे तो ये क्या होते हैं अपने पास, ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये आपकी कैसी कार्बन हो गई, फंक्शनल कार्बन हो गई। अब इससे डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच है, एक ही अटैच है। वो अलग बात है कि यहाँ पे ये जो चेन है ना, ये चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। तो मेरे को चेन नहीं देखनी है, हमें चेन से मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ये एक ही से। तो कौन से डिग्री का बनेगा ये 1 डिग्री का है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 डिग्री ही काउंट होगा। मैं यहाँ पर 3 4 5 6 भी लगा दूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 डिग्री का बनता, ये 2 डिग्री का बनता अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रहता है। ये देखो, चलो इसको भी थोड़ा सा एक बार चेन में एक्सटेंशन डाल देते हैं। ये रहा आपके पास, जैसे जिस कार्बन से क्लोरीन लगी हुई है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास फंक्शनल कार्बन है। ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है यहाँ पर, पहला तो ये आ गया, और ये दूसरा कार्बन है। तो ये कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड बना करके दे देगा आपको, 2 डिग्री। ये आपके पास 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये हेलो अल्केन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड। इन्हीं को हम लोग अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, यही अल्काइल हैलाइड्स है।
और ये नहीं कि आपके पास हेलो एल्केन्स। तो ये चीज आई समझ में। यहाँ पर जो आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी बताया, इसमें कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है जो कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको कार्बोकेटाइन से रिलेट मत करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई ऐसा ना समझे कि कार्बोकेटाइन में होता था जैसे। वैसे कौन बताएगा मेरे को कि कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? कौन से डिग्री के कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते थे? 3 डिग्री। आप कहते थे 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री आता है और लास्ट में कौन से आते हैं? 1 डिग्री। ये चीज सिर्फ कार्बोकेटाइन में ही रखना, इसको यहां मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी में नहीं होता है ये, यहाँ पर आपको उल्टा इसकी रिएक्टिविटी पढ़ाई जाएगी। तो ये जो 3 to 1 का ऑर्डर होता था, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे रहता था। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ उसको यहां मत लगाना, ठीक है। ये केमिकल रिएक्टिविटी में भी आपको काम आएगा। केमिकल रिएक्टिविटी का क्वेश्चन भी आता है कि कौन से डिग्री के हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं, और उसमें भी किस तरीके की वो रिएक्शन है, पहले हमें ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपके पास इसलिए जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि 11 वाला जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले मैंने आपको वही चीज करवाई, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे आप फैमिलियर हो जाओ। क्योंकि अगर यहाँ पे शुरू करते हैं ना, अगर वो आपको नहीं बताया होता तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है क्या, और इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये इसलिए पढ़ाया जाता है, पहले ही बता दी जाती है चीजें, क्योंकि रिएक्टिविटी इसी में ही डिपेंड करती है अभी सारी, और वो हम लोग देखेंगे कैसे। अब एलिफेटिक कंपाउंड से ऊपर चलते हैं थोड़ा। एलिफेटिक कंपाउंड से अगर हम लोग आगे आ जाएंगे, आपके पास यहाँ पर अब 3 कैटेगरी के कंपाउंड्स बने हुए हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं अपने पास एरोमेटिक नहीं है, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और इन्हीं को हम लोग एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। मीन साइक्लिक तो है बट एरोमेटिक नहीं है। जरूरी नहीं कि जहां पर भी कोई आपके पास रिंग बन रही हो उसको आप एरोमेटिक ही कहो। यहां पर देखो आपके पास जिस कार्बन से हेलोजन लगी हुई है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये पोजीशन किसको बता रही है? यहाँ पर ये कार्बन को बता रही है, तो ये 1 डिग्री वाला हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसमें ये है वो कार्बन जिससे कौन लगा हुआ है? डायरेक्टली हेलोजन लगी हुई है। तो ये आपकी कौन सी कार्बन रही होगी? यहाँ पर फिर फंक्शनल कार्बन रही होगी। तो अब ये कितने कार्बन से लग गया टोटली? पहला कार्बन आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है और उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास सेकंड कार्बन। तो फिर ये कितने डिग्री का हो गया आपके पास एल्काइल हैलाइड? 2 डिग्री का। याद रहे अरीन नहीं है ये अभी भी एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। और तीसरा जो आ जाएगा, तीसरा जो साइक्लो एल्काइल हैलाइड अपने पास आ रहा है वो रहेगा टर्शरी। जिस कार्बन से आपके पास हेलोजन लगी थी ये अपने पास फंक्शनल कार्बन है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये एल्काइल चेन जो है ये हो गई आपकी तीसरी कार्बन। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 3 डिग्री वाला हैलाइड, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास यहाँ पर हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके पास है साइक्लो एल्काइल हैलाइड। तो साइक्लो एल्काइल हैलाइड में भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो है वो आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पर जो कि रहता है आपके पास एलाइलिक हैलाइड्स वाला। देखो एलाइलिक हैलाइड्स यहाँ पर क्या है? एलाइलिक हैलाइड में भी आपको यहाँ पर कैटेगरी दिख रही होगी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कुछ ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ग्रुप्स का आप लोग ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं हम लोग? ये कौन सा ग्रुप है आपके पास? ये आपके पास विनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसी विनाइल चेन में अगर एक कार्बन और लगा दिया जाए तो इसी विनाइल के आगे एक कार्बन और लगाने पे इस चेन में इसका नाम क्या हो जाता है अपने पास? एलाइल। तो ये जितने आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे कैसे हैं मेरे पास? ये सारे के सारे आपके पास एलाइलिक हैलाइड्स हैं। देखो एलाइलिक हैलाइड्स कैसे हैं? ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, फिर मैंने क्या कहा था? विनाइल में ही आप तीसरा लगा दो। एक CH2 आया, फिर उससे डायरेक्टली यहाँ पर हेलोजन लगी हुई है, तो ये आपके पास एलाइलिक हैलाइड्स है सभी। और ये कौन सा डिग्री का बनेगा एलाइलिक हैलाइड अपने पास? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन लगी है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर X। अगर कोई इसको लिखता तो वो ऐसे ही लिखता, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर ये है CHX और बाकी उसके आगे लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो हमें तो वहां तक देखना है जहां तक आपके पास इसमें हेलोजन लगी हुई है, इतना पोर्शन। ये आपके पास एलाइल वाला ग्रुप है, ये एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी है। जिस कार्बन से हेलोजन लगी है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर 2 कार्बन से। तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा यहाँ पर अपने पास? ये 2 डिग्री। अब आप ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है ये कार्बन भी डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। और क्यों है ये एलाइलिक कैटेगरी में क्यों रखा हुआ इसको? ये रहा आपके पास CH, ठीक है, डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद एक आया आपके पास कार्बन, फिर आई हेलोजन, तो ये रही आपके पास वो एलाइलिक वाली चेन। तो ये एलाइलिक, ये होता है अपने पास एलाइलिक। और ये वाला जो ग्रुप है ये विनाइलिक है।
मतलब अगर मैं इसके बाद सीधा यहाँ पर हेलोजन लगा दूं तो इसको विनाइल हैलाइड कह देंगे हम लोग। ठीक है, ये कुछ नाम होते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो कोई स्ट्रक्चर बनी हुई नहीं मिलती है वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे तो नाम लिख के छोड़ देंगे वो, क्योंकि उन्हें तो पता है कि भाई बच्चा तो पहले से ही पढ़ के आ रखा है इन चीजों के बारे में। तो सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है विनाइल हैलाइड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास विनाइल वर्सेस अलाइल पर। अभी वो क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, जो कि रिएक्टिविटी के ऊपर रहते हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मेरे को क्लासिफिकेशन लिख के दे दो पूरा, लेकिन यहाँ पे जो आपको नाम पढ़ाए जा रहे हैं ये नाम आपको आगे इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं एरीन्स वाले पोर्शन पर। अब एरीन्स वाले पोर्शन में जो सबसे पहली चीज आ रही है, देखो एरीन में भी मैं अभी एरीन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपके पास एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, एरीन क्या होता है, एरीन में आपको पता होगा कि आपके पास जो एरोमेटिक रिंग है उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए आपका हेलोजन, तभी वो क्या माना जाएगा, मेरे पास एक हेलो अरीन माना जाएगा। ये जो पहला वाला आ रहा है ये कौन सा ग्रुप है अपने पास, अगर आपको याद हो बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली CH2 लगा हुआ होगा तो इसको क्या कहते थे हम लोग, बेंजाइलिक। ठीक है, एक होता है बेंजाइल, एक होता है बेंजल और एक होता है बेंजो। ठीक है, बेंजाइल में क्या होता है, कार्बन के जो दो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के पास रहते हैं। फिर उसके बाद अपने पास जो बेंजल होता है, बेंजल में कार्बन का एक बॉन्ड ही हाइड्रोजन के पास रहता है और बेंजो में कार्बन का एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं रहता है। तो ये पहले वाला जो बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड देखो कौन सी डिग्री का हैलाइड बन रहा है आपके पास, 1 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन लगी हुई है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अब बेंजाइलिक हैलाइड में देखो दूसरा एग्जांपल आपको बेंजाइलिक हैलाइड का यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो कार्बन है जिससे यहाँ पे हैलोजन लगी हुई है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, पहला कार्बन ये रहा और ये रही आपके पास यहाँ पर दूसरी कार्बन, तो 2 डिग्री। फिर एक और 2 डिग्री का एग्जांपल आ गया ये बेंजाइल में। अब आप यहाँ पे बेंजाइल में अगर देखोगे तो जिस कार्बन से यहाँ पे हैलोजन लगी हुई है ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ पर ये भी 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। और वैसे भी लास्ट वाला क्या हो जाएगा अपने पास 3 डिग्री। अब है वो सारे के सारे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, जितने भी हैं ये सारे बेंजाइलिक हैं, बट इनके बेंजाइलिक होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो डिग्री है वो कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर उन कंपाउंड्स पे जहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज होती हुई दिख जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने का मतलब है कि इससे पहले देखो जिस कार्बन से हेलोजन लगी हुई है, क्या इस कार्बन ने कोई डबल बॉन्ड तो नहीं बनाया हुआ है कहीं पे, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन थे सारे के सारे, ये सब sp3 है। ये जो है ये sp3 है। आपने पीछे जो पढ़ा था ये सारे sp3 हैं। आपको वो कार्बन देखनी है जो हेलोजन से लगी है, क्या उसने कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, नहीं, उसने तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अपना अटैचमेंट रखा है। इसका मतलब ये सब कैसे कार्बन थे यहाँ पर, ये सब sp3 वाले हैं, ये वाला भी sp3 है, ये सब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन थी। अब शुरुआत होने जा रही है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और sp2 में सबसे पहले कौन से हैलाइड्स आ रहे हैं आपके पास, देखो यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड। ये आपके पास विनाइल हैलाइड है। विनाइल के लिए भी मैंने आपको बोला था, विनाइल में ये जो आप पहला एग्जांपल देख रहे हो ये है CH2 डबल बॉन्ड CHX। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं विनाइल ग्रुप। ये आपके पास यहाँ पर विनाइल ग्रुप है और विनाइल के साथ डायरेक्टली हैलोजन लगी हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है यहाँ पर विनाइल हैलाइड। अब अगर कोई यहाँ पर आपको कह दे कि जो विनाइल है वो क्या सिर्फ इतने ही पोर्शन को विनाइल कहते हैं, तो नहीं। मेन बात ये होती है आपको देखना है कि ये जो फॉर्मेट है या मेरे पास ये जो स्ट्रक्चरल चेन है ये और कहां एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप आगे देखो साइक्लिक रिंग आपको देखने को मिलेगी, अगर आप इस साइक्लिक रिंग पे ध्यान दोगे तो सिर्फ आप इतने पोर्शन को देखो, जो ये वाला पोर्शन यहां पर बन करके आ रहा है, इस पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ये CH डबल बॉन्ड C और X है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके बाद हैलोजन। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग विनाइल कहते हैं। ये आपके पास फिर से एक विनाइलिक हैलाइड आ गया। पर ये जो विनाइलिक हैलाइड है, ये विनाइल हैलाइड किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इस बार एक साइक्लिक चेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पे अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि क्यों आपके पास विनाइल जो हैलाइड्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों ये आपके पास एक खास इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको भी पता होगा जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन के पास टोटल कितने लोन पेयर होते हैं अपने पास यहाँ पर 3। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कितने लोन पेयर बचा है उसने 3। अब यहीं से ना सारी चीजें चेंज हो गई। एलाइन में ऐसा कुछ नहीं था, डबल सिंगल लोन पेयर। और अगर ये डबल सिंगल लोन पेयर आ गया तो जो विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड में क्या चीज आ गई आपके पास, रेजोनेंस। इसका मतलब जो लोन पेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हेलोजन के ऊपर, ये जो लोन पेयर है ये हेलोजन के ऊपर है ही नहीं। ये लोन पेयर क्या हो रखे हैं मेरे पास यहाँ पर डीलोकलाइज हो रखे होंगे अभी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना अस्पेक्ट में, वो इसी बात पे तो तय होगी जब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो वहां पर पोलैरिटी हम लोग चेक करते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, एलाइलिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऊपर वाले जो आप देख रहे थे, यहाँ पे पीछे यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये एलाइलिक हैलाइड्स है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर जो आपका लोन पेयर है, यहाँ पर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। एलाइनिक में रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस कहां पर होता है आपके पास? यहाँ पर विनाइलिक में। तो विनाइलिक जो हैलाइड्स होते हैं वो आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। अब ये आ गए आपके पास एराइल हैलाइड्स। ठीक है, एराइल हैलाइड्स, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? यही है आपके पास हेलोअरीन्स। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, एक होता है एल्काइल हैलाइड और एक होते हैं एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है हेलो एल्केन्स, और वैसी एराइल हैलाइड्स का अपने पास क्या मीनिंग हो गया वहां पर? हेलोअरीन्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हेलोबेंजीन बनाई हुई है। अब इस हेलोबेंजीन पे भी अगर मैं बोलूं तो आपको भी पता है कि इस पे भी कितने लोन पेयर रहे होंगे यहाँ पर हेलोजन पे? टोटल 3 लोन पेयर रहे होंगे। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर किसका केस बन गया वहां पे? रेजोनेंस का। तो अब इसलिए ना इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आप कुछ भी कर लो, ये कभी हेलो एल्केन से मैच ही नहीं करेगी, क्योंकि हेलो एल्केन्स में रेजोनेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, वहां पे विनाइल वाला जो ग्रुप था वो विनाइल वाला एक ग्रुप था जो रेजोनेंस बना रहा था, और हेलोअरीन बिना रेजोनेंस के कभी आएगा नहीं। तो इसलिए हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द हेलो एल्केन्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि अभी हम आगे करेंगे भी, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें जो आपके पास डिसिमिलैरिटी है वो किसकी वजह से, तो उसके पीछे सबसे पहला रीजन तो है रेजोनेंस है। यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है वो कभी भी उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगी जैसे कि आपके पास हेलो एल्केन्स में करती थी। अब ये हेलो बेंजीन यहाँ पे बनी हुई है। अभी आप पैरा हेलो टोलिन देख रहे हो। हेलो का मतलब है कि अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर क्लोरीन लगा दूं, एक एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर क्लोरीन लग जाता, तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाई मुझे पता होना चाहिए ऑर्थो मेटा पैरा क्या है। तो क्या आपको पता है ऑर्थो मेटा और पैरा क्या होते हैं? ये आपके पास पोजीशंस होती हैं ऑर्थो मेटा और पैरा, और देखना ये किस तरीके से काम करती है। मैं आपको यहाँ पर इस OH के एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे ये अपने पास फिनॉल है, ठीक है, ध्यान रहे बेंजीन में कोई ऑर्थोमेटा पैरा नहीं होता, बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन कैसी हो? सिमेट्रिकल होती है, वहां ऑर्थोमेटा पैरा नहीं है। अगर आप बेंजीन रिंग के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दो या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो, अब आपके पास यहाँ पर बारी शुरू हो जाएगी किसकी? ऑर्थोमेटा और पैरा की। इसके बाद ये जो कार्बन है, जो आपकी फंक्शनल कार्बन है जिससे OH लगा, इसके जस्ट बाद जो कार्बन पड़ रही है ये कौन सी पोजीशन पे पड़ती है? ऑर्थो पे। फिर ये पोजीशन कौन सी होती है मेरे पास? मेटा। और ये कौन सी पोजीशन है आपके पास वैसी? पैरा। जो चीज आपने राइट हैंड साइड चलाई है यही चीज आप लेफ्ट हैंड साइड चलाओ। अगर कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो ऑर्थो यहां पर बनाऊंगा, मेटा यहां पे बनाऊंगा, तो पैरा उसका यहीं पे आएगा। एक ही बात है, ठीक है। चाहे आप यहां से रीड करो ऑर्थो मेटा पैरा, चाहे आप यहां से रीड करो ऑर्थो मेटा पैरा, दोनों एक ही चीज है। बट एक खास बात, बेंजीन में कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता, बेंजीन डेरिवेटिव्स में ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं। इसका नाम पैरा हेलोटोलिन इन्होंने क्यों रखा होगा? ये कह रहे हैं कि आपका जो हेलोजन है ना वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? आपका जो हेलोजन है वो पैरा पोजीशन पे लगा है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको टॉलिन कहते हैं। बेंजीन के साथ अगर CH3 लग जाएगा तो इसको टॉलिन कहते हैं। अगर ये पोजीशन मेरा ऑर्थो है, ये मेटा है, तो फिर ये कौन सी पोजीशन रही होगी? पैरा। तो हेलोजन देख लो आपके पास कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। आप 1 2 3 करके भी नेमिंग कर सकते हो। अगर आप IUPAC नेमिंग पर जाओगे तो IUPAC नेमिंग में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये टर्म्स यूज होती हैं। पर ऑर्थोमेटा पैरा भी यूज हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप ऑर्थोमेटा पैरा भी लिखा हुआ देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह 1 2 3 करके लिखा हुआ ऑर्थोमेटा पैरा भी रह सकता है। अब आप मेरे को यहाँ पर ये चीज बताना कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करी जाएगी तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? क्या इस कार्बन ने आपके पास डबल बॉन्ड बना रखा है? तो ये कौन सा हाइब्रिड कार्बन हो गया मेरे पास? sp2 हाइब्रिड कार्बन हो गया। तो जो आपके पास हेलोअरीन्स होती है ना, हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी में एक तो क्या चीज आ गई? सबसे पहली बात तो भाई आपका जो कार्बन है वहां पे वो sp2 हाइब्रिड है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर होता है रेजोनेंस का फैक्टर, जबकि इससे पहले वाला जो हम लोगों ने हेलो एल्केन पढ़ा था वहां पर क्या था? वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन थी ज्यादातर जगह, रेजोनेंस तो वहां कहीं भी नहीं होता, ठीक है। अब इसी में वहां पर चलेंगे जहां पर आपको जो कंपाउंड है, मैं अभी हेलोअरीन की बात नहीं कर रहा हूं, अब आ जाते हैं उन जगहों पे जहां पर आपका जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होगा। एक ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बन आपको sp हाइब्रिड स्टेट में मिलेगी। देखो जैसे यहाँ पे क्लोरोइथाइन बनी हुई है। अभी जो क्लोरोइथाइन बनी हुई है, ये जो क्लोरोइथाइन है, इसमें आपके पास जिस कार्बन से इन्होंने हेलोजन लगाई हुई है, ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट अगर आप निकालोगे तो कौन सी निकल करके आएगी? sp। और वैसे यहाँ पर सिमिलरली ये जो अगला वाला बना रखा है इन्होंने क्लोरोप्रोपाइन, यहाँ पे भी ये कार्बन कौन सी हो गई? ये sp हाइब्रिडाइज ही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए कार्बन का जो नेचर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला भी हो सकता है, sp2 वाला भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है?
क्योंकि जब आपसे केमिकल रिएक्टिविटी पूछी जाएगी तो वहां पर आपको एक आंसर देना पड़ेगा जो कि रहता है कि कौन सी हाइब्रिडाइज कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, sp3, sp2 या sp, कौन सी होती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp। जैसे जैसे हमारे पास s कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है अपने पास, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, s कैरेक्टर के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s कैरेक्टर, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर s की एक ऑर्बिटल लगी है, p की 3 ऑर्बिटल लगी है, टोटल 4 ऑर्बिटल है, 4 में से s ने एक ऑर्बिटल लगाई है, तो 1/4, 1/4 मतलब मैथ्स के हिसाब से कितना परसेंट हुआ ये, 25%। तो इस पे p कैरेक्टर कितना है फिर 75। अगले वाले में टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, s की 1 है, p की 2 है, तो 3 में से एक शेयर हुआ, तो 1/3, 1/3 मतलब 33.3, तो बचा हुआ क्या रहा होगा 66.7। और लास्ट वाले में s भी 50% है और p भी कितना है अपने पास 50% है। तो आप खुद देख लो आपका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां पर निकल करके आया, sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल होता है ये आप तब सीखोगे जब आपको केमिकल प्रॉपर्टी सिखाएंगे हम लोग, ठीक है, जब आपको बताया जाएगा कि बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब आपके पास ये जो चीजें हैं वो वहां पर काम आएंगी। तो यहां पर आपके पास ये वाला पार्ट तो खत्म होता है जो है क्लासिफिकेशन का। अब अगला रहेगा हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर।